1942 देश के अलग अलग जगहों पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके थे। और यही वो साल था जब भारत में अंग्रेजी राज के खात्मे की शुरुआत हुई। 1942 की इस क्रांति को दुनिया ने अगस्त क्रांति का नाम दिया। अगस्त क्रांति दुनिया और भारत की दूसरी क्रांतियों से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये क्रांति साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और जोश की कहानी थी। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ चुका था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन को आवाज देने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन चला रही थी। बंबई की जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था। नाना पाटिल और वाई.बी. चौहान के नेतृत्व में सतारा में प्रति सरकार यानी समानांतर सरकार गठित हो चुकी थी। नीरा और वरना नदियों के बीच का 8000 वर्ग किलोमीटर 15 अगस्त 1947 से पहले ही 4 साल तक आजाद रहा। अंग्रेजों और सामंतवादी शक्तियों से दबी कुचली जनता ने विद्रोह कर तालचेर को ब्रिटिश कब्जे से आजाद करा लिया। विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर था कि इसे दबाने के लिए ब्रिटिश फौज को हवाई हमला तक करना पड़ा। उत्तर प्रदेश का शहर बलिया बागी बलिया बन गया। चित्तू पांडे की अगुवाई में जिला प्रशासन का तख्ता पलट दिया गया। पखवाड़े भर तक ब्रिटिश फौज शहर में घुस भी नहीं पाई। अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी अगुवाई कर रही थी मातंगिनी हाजरा। अंग्रेजी फौज की गोलियों की बौछार में हाजरा शहीद हो गईं, लेकिन हाथ में पकड़े तिरंगे को उन्होंने झुकने नहीं दिया। समूचा देश क्रांति की मशाल लेकर उठ खड़ा हुआ था। देश की जनता गांधी जी के करो या मरो के नारे पर जान लड़ाने को तैयार थी। अंग्रेजी सरकार को एक बारगी लगा कि उनके पांव बस उखड़ने ही वाले हैं। सन 1943 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड वेवल ने बाद में लिखा था, भारत में हमारे गिनती के ही दिन बचे हैं और घटनाओं को काबू में रखने की हमारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। हमारे पास अब महज हमारी पुरानी साख बची है और ये भी ज्यादा दिनों तक शायद ही चले। लॉर्ड वेवल के इस बयान से भारतीय आंदोलन की गहराई और तेजी का पता चलता है, जो 1857 से ही शुरू हो गई और 1942 की ये आग एक दिन की नहीं थी। अगस्त क्रांति वो चिंगारी थी जिसे ब्रिटिश हुकूमत बरसों से दबा कर रख रही थी, लेकिन उसे एक न एक दिन तो भड़कना ही था। अगस्त क्रांति के पीछे घटनाओं का एक सिलसिला था। इसकी शुरुआत होती है 1939 से, दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले से। ब्रिटिश राज के भारत में खात्मे के महज 8 साल बचे थे, लेकिन कभी सूरज न डूबने का दावा करने वाले साम्राज्य की अमरता का भ्रम लंदन और दिल्ली में पूरी तरह बना हुआ था। पूरी पश्चिमी दुनिया पर लड़ाई के काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में शांति के दूत महात्मा गांधी ने लड़ाई रोकने की कोशिश के तौर पर हिटलर को एक खत लिखा। गांधी जी ने लिखा, क्या आप एक ऐसे शख्स की अपील सुनेंगे जिसने युद्ध के तरीके बदलने की कोशिश की है?
हिटलर अपनी जिद पर अड़ा रहा। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और इसका नतीजा 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत के रूप में निकला। दूसरे विश्व युद्ध के दैत्य के संसार के रंगमंच पर आते ही अंग्रेजी सरकार ने भारतीय विधानमंडल से बगैर सलाह किए भारत की ओर से लड़ाई में शामिल होने का ऐलान कर दिया। भारत को यूं लड़ाई में घसीटा जाना कांग्रेस को नागवार गुजरा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में पारित प्रस्ताव में पोलैंड पर फांसीवादियों के आक्रमण की निंदा तो की, लेकिन साथ ही प्रस्ताव में जोड़ा भारत की ओर से युद्ध और शांति के सवाल का फैसला भारतीय लोग ही करेंगे। हम किसी ऐसे युद्ध से नहीं जुड़ सकते या उसमें सहयोग नहीं दे सकते जो साम्राज्यवादी नीतियों पर आधारित हो और जिसका मकसद भारत और दूसरी जगहों पर साम्राज्यवाद को मजबूत करना हो। कांग्रेस ने युद्ध में शामिल होने के बदले भारत से आजाद मुल्क के तौर पर व्यवहार करने की मांग की, लेकिन इस पर अंग्रेजी सरकार का कोई जवाब नहीं आया। इस पर 7 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि युद्ध के बाद जितनी जल्दी हो सके वेस्टमिंस्टर जैसा प्रादेशिक स्वशासन देना ही अंग्रेजी सरकार का मकसद है। यानी 1935 के अधिनियम से जो नहीं मिला था वह लड़ाई के बाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस तो 9 नगद न 13 उधार चाहती थी। रामगढ़ में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में युद्ध में भारत को घसीटने की कड़ी निंदा की गई। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी बात को मंजूर नहीं किया जाएगा। भारत की जनता खुद ही अपना संविधान बना सकती है और दूसरे मुल्कों के साथ अपने रिश्तों का फैसला कर सकती है। अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अगर भारत को तुरंत आजाद कर दिया जाए तो भारत फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। उनकी इस बात को मौलाना आजाद, सरदार पटेल और सी राजगोपालाचारी का समर्थन भी मिला। लेकिन एक और जहां कांग्रेस देश को युद्ध में झोंकने की मुखालफत में खड़ा था, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग के इरादे कुछ और ही थे। मुस्लिम लीग ने बैठक में भारत के मजहब के आधार पर बंटवारे का एक प्रस्ताव पारित किया। यहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ कर दिया कि भारत एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र है। जिन्ना के इस बयान पर मौलाना आजाद की तीखी प्रतिक्रिया आई और देश के बंटवारे को उन्होंने अव्यावहारिक और बेमतलब करार दिया। एक और भारत में राजनीतिक घटनाएं जोर पकड़ रही थीं, तो यूरोप में नात्सी सेना ने एक के बाद एक हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अकेले पड़ चुके ब्रिटेन को भारत के मदद की जरूरत थी। ऐसे में वायसरॉय ने गांधी जी को बातचीत का न्योता दिया। 29 जून को इस मुलाकात के दौरान वायसरॉय ने कहा कि ब्रिटेन भारतीय लोगों को प्रशासन में और अधिक हिस्सेदारी देने को इच्छुक है और नया संविधान बनाना भारतीयों की जिम्मेदारी है। ये घोषणा अंग्रेज सरकार की तरफ से एक अहम पहल थी, जिसमें संविधान और डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। लेकिन कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की धारणा को ठुकरा दिया। दिल्ली में 7 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति की एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें राजगोपालाचारी के उस प्रस्ताव को मान लिया गया, जिसके मुताबिक अगर आजादी दे दी जाए तो भारत लड़ाई में मित्र देशों के साथ होगा। लेकिन आजादी का यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं हुआ। गांधी जी से अगला कदम उठाने की गुजारिश की गई, लेकिन अभी भी गांधी जी ब्रिटेन की सामरिक योजनाओं को जन आंदोलन कर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ऐसे में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और उन्हें गोरखपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, अगर ब्रिटिश सरकार ये सोचती है कि वह पहले की तरह
हिंदुस्तान का शोषण करती रह सकती है तो ये उसकी बड़ी भूल है। जवाहरलाल नेहरू को 4 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। सी राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य कृपलानी समेत बड़े पैमाने पर नेताओं को कैद कर लिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941 के आखिर तक चलता रहा। हजारों लोग ब्रिटिश सरकार की जेलों में बंद थे। सरकार ने सत्याग्रहियों की खबरें दबाने के लिए प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी। इसकी मुखालफत करते हुए गांधी जी ने हरिजन अखबार के प्रकाशन को स्थगित कर दिया। उधर गिरफ्तारियों के विरोध में सुभाष चंद्र बोस अलीपुर जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्हें अलीपुर जेल से बाहर निकालकर कलकत्ता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज उन्हें ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाए। 26 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश चंगुल से नाटकीय तरीके से भाग निकले। वे बर्लिन पहुंच गए, जहां से आजाद हिंद फौज का विचार जन्म लेने लगा। उनकी मंजिल थी भारत की आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ना। दिसंबर 1941 में जापान भी युद्ध में धुरी देशों की ओर से शामिल हो गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका भी लड़ाई में कूद पड़ा और इस तरह लड़ाई का दायरा अमेरिका तक फैल गया। अगले कुछ ही दिनों में जापानी सेना ने शंघाई और थाईलैंड पर कब्जा कर लिया और मलाया तक पहुंच गई। इस तरह अब एशिया में ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों को सीधी चोट पहुंचने लगी थी। ब्रिटेन भारत में राजनीतिक गुत्थी को अब सुलझाना चाहता था। भारत का समर्थन पाने के लिए सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ने मुसीबत में फंसी ब्रिटिश सरकार को सहयोग का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त थी भारत की आजादी। विमला, आज भी तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं आया? अपने मामा के यहाँ गया है बहन जी। हाँ, जाएगा। तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। क्या करूं बहन जी, मुन्ने के बापू तो रहे नहीं, घर का खर्च कैसे चलाऊं? तो तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? पढ़े लिखे होने का प्रमाण पत्र भी नहीं है मेरे पास। तो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लो। तुम जैसी महिलाएं और मर्द जो स्कूल तो गए थे लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो आने वाली 20 अगस्त को इम्तिहान देकर अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत में जाकर अपना नाम लिखवा कर आओ और आज ही से तैयारी शुरू कर दो। अब पढ़िए कहीं भी कभी भी साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। खुले में शौच गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपने
अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है, बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला, कहाँ चला? तारीख है चचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या बोला? अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 अगस्त को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? पर ये कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। जर्मनी और धुरी देशों के बढ़ते असर से बेचैन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से कहा कि वह भारतीय प्रस्ताव का जल्द जवाब दें। बीतते वक्त के साथ लड़ाई भारत की सरहद तक पहुंच गई। रंगून का पतन हो चुका था। ऐसे में चर्चिल के सामने कोई रास्ता नहीं था। चर्चिल ने मार्च 1942 में ब्रिटिश संसद में ऐलान किया कि इस मसले पर एक प्रस्ताव लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत जाएंगे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। पच्चीस मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने उनसे मुलाकात की। और उसके 2 दिन बाद जिन्ना समेत तमाम दूसरे नेता भी क्रिप्स से मिले। क्रिप्स ने हर एक पार्टी, हर एक समुदाय और हर विचार समूह से मुलाकात की। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, रजवाड़ों के नुमाइंदे, हिंदू और ईसाई धर्म नेता, एंग्लो इंडियन, सिख, अनुसूचित जाति और जनजाति और व्यापारी समुदायों से भी बातचीत की गई। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद एक चुनी हुई असेंबली संविधान बनाने के लिए गठित की जाए। इस संविधान सभा में रजवाड़ों के नुमाइंदों को 1/3 सीटें मिलनी थी, लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रांतों को इच्छा के मुताबिक इसमें शामिल होने या न होने की बात भी थी। साथ ही ये शर्त भी इसमें जुड़ी कि संघ में शामिल नहीं हुए प्रांतों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो बाकी के भारतीय संघ को होगा। रियासतों को भी अधिकार था कि वह या तो भारतीय संघ में शामिल हों या फिर स्वतंत्र बने रहें। इसी तरह तब के 600 से ज्यादा रियासतों को संघ में शामिल न होने का अधिकार भी दिया जाए, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया क्योंकि इससे देश के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का खतरा था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में वायसरॉय की काउंसिल के पुनर्गठन की बात भी कही गई थी, लेकिन रक्षा, विदेश और वित्त मामलों पर अपना अधिकार कायम रखने की बात कर अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि शक्ति का हस्तांतरण करने की उनकी बात महज दिखावा थी।
कांग्रेस चाहती थी कि गवर्नर जनरल मंत्रियों के कहने पर संवैधानिक मुखिया के तौर पर काम करे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पर भी राजी नहीं हुई। पखवाड़े भर चली बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई और पूरे प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। हालांकि क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था और राजनीतिक नेतृत्व एक तरह से निराश था, लेकिन अब जबकि जापान तकरीबन देश की दहलीज तक पहुंच चुका था, कांग्रेस चुप नहीं रह सकती थी। अप्रैल 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के सुव्यवस्थित ढंग से भारत से चले जाने की बात कही। 10 मई 1942 के हरिजन में उन्होंने लिखा कि भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी जापानियों को भारत पर हमला करने का न्योता है। कुछ दिन बाद उन्होंने इसी अखबार में लिखा, भारत को ईश्वर के हाथों या अराजकता में छोड़ दो। तब सभी दल वास्तविक राजनीतिक जिम्मेदारी सर पर पड़ते हैं, स्थिति से समझौता कर लेंगे। वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने साफ कहा, यदि ये अपील मंजूर नहीं होती तो हम लोग महात्मा गांधी की अगुवाई में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उधर भारत पर हमले का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। देश के पूर्वी छोर पर घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। कोहिमा और इम्फाल युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुके थे। इन सब के बीच 4 अगस्त को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें युद्ध के हालात पर चर्चा हुई। कांग्रेस लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान में मित्र देशों की फौज की तैनाती के लिए तैयार हो गई, लेकिन वह चाहती थी कि लड़ाई खत्म होते ही भारत को आजादी दे दी जाए। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो अपने राजनीतिक अधिकारों और आजादी के लिए उसे असहयोग आंदोलन चलाना पड़ेगा। मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने इसे आजादी की आखिरी लड़ाई बताया। शायद पार्टी को इस बात का एहसास था कि गोरी सरकार आंदोलन शुरू होने से पहले ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए गांधी जी ने देशवासियों से कह दिया कि आज से हर आदमी अपना नेता खुद है और वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई लड़े। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुई। गांधी जी समेत कांग्रेस के दूसरे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से होनी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के चलते लोगों का नेतृत्व करने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं बचा। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में कमान अब दूसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथ में आ गई। बंबई में कमान थी एक महिला के हाथों में, अरुणा आसफ अली। 9 अगस्त के दिन उन्होंने भीड़ की अगुवाई करते हुए बंबई के गवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहरा दिया। ये अंग्रेजों को खुली चुनौती थी। इसके बाद तो पूरे देश में ख्वाहिशों का जलजला उठ गया। अहिंसा के पुजारी के तमाम आह्वानों के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। आम हड़ताल से बिजली और परिवहन की व्यवस्थाएं चरमरा गई। बलिया, तालचेर, सतारा, कामरूप, हर जगह आजादी के मतवालों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। दूसरी ओर अंग्रेजों का दमन चक्र भी पूरी ताकत से चला और देश भर में कम से कम 1 लाख गिरफ्तारियों के साथ ही आजादी के सैकड़ों दीवानों को गोलियों से भून दिया गया। इसके बावजूद आंदोलन तूफान की तरह जारी रहा। 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 3 साल तक लगातार चलता रहा। इस दौरान जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव माधव देसाई भी चल बसे, लेकिन इसके बावजूद वे नहीं झुके।
इस दौरान उन्होंने 21 दिन का अनशन रखा। अंग्रेज आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी और दूसरे नेताओं को दक्षिण अफ्रीका और यमन की जेलों में भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि कहीं ऐसा करने से विद्रोह और अधिक न भड़क उठे, इसलिए वे अपनी इस योजना को अंजाम नहीं दे पाए। 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया और धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी भी थम गई। यह आंदोलन भारत को आजाद तो नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी अगस्त की यह क्रांति अंग्रेजों की कमर तोड़ने में कामयाब रही और ये ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ।